मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। उनकी सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये सारे मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं। शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। आबिद चौधरी साहब जो अजीबोगरीब कपड़े पहन के रात को घूम रहे होते हैं लंदन में, उन्होंने ये अपार्टमेंट जो है ये उन्हीं दस्तावेजात से लिया है जो कि फैसल बाउडा साहब ने डिक्लेयर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुल्क के इंतहाई ताकतवर दो सियासी शख्सियात जो हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा अहम था। नंबर एक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस इनके जो थे दो, उनमें फैसला महफूज कर लिया गया है बिलाखिर, और ये फैसला सुनवाया जाएगा 24 दिसंबर 2018 को। 25 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह होती है और उनकी सालगिरह से एक दिन पहले ये फैसला सुनाया जाएगा। और इसके बारे में जो बज़ाहिर दिखाई देता है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुमकिन तौर पर क्लेम किया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं और ये क्लेम कोई और नहीं, हुकूमत भी कर रही है और PMLN के लोग भी इसकी तैयारी कर चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में दूसरा लाएमल क्या होगा। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक स्कैंडल था ओमनी ग्रुप का, उसमें 6 सितंबर को एक GIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसने आज अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और उसके हवाले से जो जराए से खबरें आई हैं वो भी कुछ जरदारी साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं है। कहा जा रहा है कि 2018 में ही आसिफ अली जरदारी साहब भी गालिबन गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ये जो आखिरी हफ्ता होता है दिसंबर का, ये दोनों पार्टीज के लिए बड़ा अहम होता है क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है 27 दिसंबर। मियां नवाज शरीफ साहब की बर्थडे है जो उनकी पूरी पार्टी मनाती है 25 दिसंबर। और अगर ये आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के रहनुमा, तो दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका होगा ये। और इस पे जो क्लेम किया है वो किया है वजीर आजम के करीबी साथी फैसल जावेद खान साहब ने। उन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ और आसिफ 2019 में जेल में होंगे, जिसमें अभी 2 हफ्ते से कम वक्त बचा है। जरदारी साहब के लिए एक और बड़ी झटके वाली खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इवन कि अमेरिका न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट निकला है मैनहट्टन में, और ये प्रॉपर्टी जो है अपार्टमेंट ये सन 2006 में जून 2007 में आसिफ अली जरदारी साहब ने 6 में इसका सौदा शुरू हुआ था। 2007 में जरदारी साहब ने इसको खरीद लिया था। जरदारी साहब इसके बदस्तूर मालिक हैं और ये डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान के हाथ लग गए। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन डिस्क्वालीफाई करवाने जा रहे हैं। इससे एक बड़ा नुकसान होगा जो बड़ा टेक्निकल है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये कि नवाज शरीफ साहब प्रोडक्शन ऑर्डर पर बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो किसी भी ऐवान के मेंबर नहीं है। जब शरीफ साहब बाहर आ जाते हैं, जैसे साद रफीक साहब बाहर आ जाएंगे, जैसे बाकी लोग बाहर आते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि वो किसी भी कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के या कहीं पे भी सेनेट के वो मेंबर नहीं है। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब अगर इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है अमेरिका वाला, ये उन्होंने अपने एसेट्स में जाहिर नहीं किया। अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर बाहर नहीं आ सकेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फैसल वाडा साहब, फेडरल मिनिस्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और आपके ऊपर भी आबिद शेर अली साहब ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज रखने का लगातार इल्जाम लगाया है और उनकी वीडियोस भी आई हैं, उस पर मैं बात करूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज बलोच साहिबा, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर नेशनल असेंबली, आपका भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाज बलोच साहिबा, हर चीज के ऊपर आप फौरन रिएक्शन देते हैं। पीपल्स पार्टी की यह खसूसियत है कि वो किसी भी स्टेटमेंट का फौरन जवाब देती है, फौरन रिएक्शन देते हैं। ये जरदारी साहब का फ्लैट निकला है, एक अपार्टमेंट निकला है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है?
ये फ्लैट जरदारी साहब का है, ये फ्लैट जरदारी साहब का नहीं है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप ने और हर उस शख्स ने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सब ने अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एज पर रूल्स, एज पर लॉ। ये चीज़ें सबके सामने हैं, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, ये हर पाकिस्तानी के एक्सेस में है कि वो चेक कर लें कि किसने कौन से असासे अपने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें आए महीने, हर दूसरे महीने में कोई नई बात आती है, कभी अरबों रुपए की, 1.5 अरब रुपए की कहानी आती है, कहा जाता है भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, कभी बिलियंस ऑफ रुपीस की बातें की जाती हैं कि वो मंसूब करके पूरी कैंपेन चला दी जाती है। तो जो चीज़ें गोशवारों में जमा कराई गई हैं वो डेफिनेटली हैं, और उसके अलावा जो ये नई चीज़ें कभी गूगल में वेबसाइट में आ गई, कभी कहाँ आ गई, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ये जब तक प्रूव नहीं होती, जो इल्जामात लगा रहे हैं वो इनको लाएं, साबित करें। एक तो हमारे पास आप बड़ा क्लियरली ये कह रही हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है अमेरिका वाली, इससे आपकी पार्टी का मौकिफ है कि आसिफ अली जरदारी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, नॉट टू माय नॉलेज ऐसी कोई चीज़ जो मैं समझती हूँ कि, और जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं वो बिल्कुल उनके असासों में शामिल हैं, और जो चीज़ें डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो लेट देम प्रूव दैट देमसेल्फ करेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है ना उसके उल्टा बरक्स एक और नई चीज़ चल रही है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल लॉ है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे पहले ही गिल्टी कर देते हैं और कहते हैं प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट, तो ये उल्टा मंतक है। लेकिन बहरहाल यही रवायत चलती आ रही है, और नए पाकिस्तान में भी मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में, मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में आपकी पार्टी के चारों बड़े वकला वो ये कहते रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ साहब पे है क्योंकि उनके एसेट्स सामने आ चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब बताएं कि मनी ट्रेल क्या है। ये आपकी पार्टी कहती रही है, उन्होंने बताया था, तजाद हसन साहब ने पढ़ाया हमें। देखिए वो तो पैनामा इशू वाज अ सेपरेट, अच्छा वो एक अलग इशू था, ठीक है, मैं समझ गया, नहीं वो तो एक डिक्लेयर्ड थी। नहीं मैं गुजारिश कर लूं, उसमें तो एक चीज आपके सामने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आ गए थे और वो ओन कर दी थी प्रॉपर्टी, उन्होंने खुद ओन कर दी, ठीक है। पूरा आप अगर केस बना देंगे तो जो आप ये कहते हैं कि जब तक जरदारी साहब इस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते, तब तक उनको, जब तक वो ओन नहीं करते इस प्रॉपर्टी को, जब तक साबित नहीं होता कि ये उनकी है, तब तक कोई मनी ट्रेल देने की उनको जरूरत नहीं है। ये तो बात आपकी ठीक है, साबित करना अब जिम्मेदारी उनकी है जो केस अदालत में लेकर जा रहे हैं। फैसल वाडा साहब आपकी प्रॉपर्टी पे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब की ये प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, साबित कैसे करेंगे आप? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, जैसे नाज बलोच साहिबा ने कहा, अगर प्रॉपर्टी इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है तो फिर तो कोई मसला खत्म होगी, बात नहीं है ना। और अगर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड नहीं है और अगर निकल आती है और इसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस सामने आ जाते हैं तो फिर तो ये परेशानी और प्रॉब्लम की बाइस है, और इसका कोई अजाला नहीं है। ये तो बड़ा क्लियरली कानून बताता है। तो इसमें देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अगर ये उनकी है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और कागजाती एविडेंस है तो फिर तो इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। अगर डिक्लेयर, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपने, जो हुकूमत के पास डॉक्यूमेंट है या जो डॉक्यूमेंट मीडिया के पास है, उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की। अब आप साबित करने जा रहे हैं अदालत में, खुरम शेर जमान की आप लोगों ने ड्यूटी लगाई कि वो जाके बताएंगे कि जनाब ये प्रॉपर्टी इनकी है, इन्होंने नहीं बताई, इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। देखिए इमरान साहब, ये तो बड़ा क्लियर है ना, यही तरीकेकार होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी का कागज निकाला, आपने ये कहा कि जरदारी साहब की या ये इमरान साहब की या फैसल साहब की ये प्रॉपर्टी है और ये इनके गोशवारे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन इन्होंने साबित नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, और ये हमारे पास सबूत है, ये फ्लैट नंबर है, ये फैसल के नाम का निकल आया है। तो उसमें तो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है ना, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट सब्जेक्ट खत्म हो गया, वहां वो केस डिसाइड हो गया। लेकिन अमेरिकन प्रॉपर्टी को आप पाकिस्तान की अदालत में साबित कैसे करेंगे? कोई एमएलए लिखेंगे, क्या करेंगे? अदालत में आप लेकर जा रहे हैं, फिर जीआईटी बनेगी, कैसे होगा? देखिए इमरान साहब, मेरा जो जाती तजुर्बा है, कागजात के ऊपर ओनरशिप का नाम लिखा होगा, ओनर का लिखा हुआ है। अगर कागजात में ओनर का नाम नहीं है, ठीक है, अगर कागजात में ओनर का नाम लिखा है तो खत्म होगी बात ना, वो तो एक सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा डॉक्यूमेंट। उसको वेरिफिकेशन के लिए तो कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ना। अदालत या कोई भी इदारा
अदालत डायरेक्शन में कहेगी, कल कहेगी इसका जो नंबर है उससे आप निकाल लें, वेरीफाई कर लें कि ये जरदारी साहब की है या नहीं है। अगर वो कागज के हिसाब से ही वही रिजल्ट निकलेगा तो फिर तो कोई चीज रह ही नहीं गई ना। लेकिन अगर आपके पास ये भी पॉसिबिलिटीज होती है, मुझे नहीं पता इस केस के अंदर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी हो और इलेक्शन के दौरान ना हो, उनकी वो बेच चुके हो, तो फिर ये सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं एक हाइपोथेटिकल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सिचुएशन को। लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उनको 2 दिन पहले रिसीव हुए हैं। जो क्लेम आया है वो ये आया कि 2 दिन पहले। अगर इमरान साहब ये बात क्लियर है कि वो आज के दिन तक उसके ओनर हैं और इलेक्शन कमीशन में नहीं डिक्लेयर है, तो इसमें उसकी वेरिफिकेशन के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता किसी के लिए भी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं मियां जावेद लतीफ साहब, जरदारी साहब के इस अपार्टमेंट पे एक आवाज उठी, मीडिया में प्रोग्राम हुआ और उसके बाद ये सूरत-ए-हाल सामने आई है। मुझे ये बताइए कि आप इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? आपकी पार्टी आवाज उठाएगी जरदारी साहब के खिलाफ? वो पार्टी बनेगी कि जनाब इस आदमी को नाअहल किया जाए इसलिए इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक डिक्लेयर्ड नहीं थी, या सिर्फ फैसलवाड़ा की प्रॉपर्टियां ढूंढनी है आपने? देखें इमरान खान, बात यह है कि 62-63 जो है वो 58(2)B की तरह एक हथियार के तौर पर पहले इस्तेमाल हुई, और अगर इसे हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल करना है तो मैं अर्ज़ कर दूंगा एक एग्जांपल कि PTI के 2 लोग थे, इमरान खान और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन के लिए फैसला और आया और इमरान खान के लिए 62-63 का फैसला और था। अब आप देख लें कि अगर इसी तरह फैसले आने हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जरदारी साहब को कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर 62-63 जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि 58(2)B की तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना है तो वो तो नजर आ रहा है फिर। ठीक है मियां साहब, अगर हम उस अपार्टमेंट में बात नहीं कर रहे, फैसला सामने है। आपकी दिलचस्पी अपार्टमेंट में नहीं है, आपकी दिलचस्पी है 62-63 में, जो मुझे समझ आ रही है। ना यार, मेरी बात तो सुन लेना जी। अगर असासे इमरान खान ने भी अपने पूरे साबित जाहिर नहीं किए थे और जहांगीर तरीन ने भी नहीं किए थे, और एक नाहल हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, और आज मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब के हवाले से बात सही है या गलत है, क्योंकि माजी बता रहा है 4 माह से खास तौर पर कि हुकूमत की कोई बात भी सच नहीं होती। तो बाकी अगर वो चीजें सामने आएंगी तो वो जवाब तो वो देंगे पीपल्स पार्टी के लोग। मैं तो एक जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है, और अगर इमरान खान की तरह ट्रीट किया गया तो यकीनन जरदारी साहब बरी हैं, और अगर जहांगीर तरीन की तरह ट्रीट किया गया तो वो सजा होगी उनको। अच्छा ठीक है, चलें, ये एक अलग मौके पे। मैं नाज बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून ने आपकी वफाकी हुकूमत को तंग किया था 2009 में, जब जजेस के लिए वो तहरीक चला रहे थे, और उस दौरान में हमें अच्छी तरह याद है कि आपने यहां गवर्नर राज लगा दिया था ये कहकर के ये सिस्टम को नहीं चलने दे रहे। जरदारी साहब की गिरफ्तारी मुतवक्के है और जरदारी साहब खुद कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि मैं कहीं पे वॉक करता हुआ, कहीं पे गाड़ियां चलाता हुआ गिरफ्तार हो जाऊंगा, किसी रैली में गिरफ्तार हो जाऊंगा, किसी जलसे से गिरफ्तार हो जाऊंगा, या गड़ी खुदाबक से लाड़काना से गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या आप भी पीटीआई की वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे जैसे नून लीग ने आपके लिए की थी, या आप गिरफ्तारी देंगे और अदालतों में ही सिर्फ जाएंगे? देखिए, हम ये समझते हैं और बार बार पार्लियामेंट में ये बात पीपल्स पार्टी ने की है कि माजी की जो गलतियां हैं, चाहे वो किसी ने भी की हो गलतियां, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन गलतियों को मजीद जो है बढ़ाते हुए आगे एक दूसरे को एक कैंपेन के तहत एक दूसरे को बुरा पेश करके और अपोजिशन की आवाज को म्यूट करने के लिए उन पे इतने इल्जामात लगा दिए जाए, उनको उलझा के जेलों में और केसेस में उलझा दिया जाए कि वो सही मानो की अपोजिशन ना कर सके, या एक डाइवर्ट हो जाए, उनका फोकस अपोजिशन का डाइवर्ट करने के लिए।
तो मैं समझती हूँ कि जो भी ये हुकूमत इकदाम करना चाहती है इनको होश के नाखून लेना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रोमिसेस दैट दे मेड टू द पीपल, एंड द प्रोमिसेस दैट दे मेड वर के ये लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, और 123 पे मिले हुई डॉलर 142 तक जाके पहुंच चुकी है। तो ये बेसिक इश्यूज हैं, और ये जो जेलें हैं ये तो अपोजिशन की किस्मत में हर दौर में लिखी हुई होती हैं। तो पीपल्स पार्टी डरी नहीं है, खौफजदा नहीं। अभी तो देखें ऑपोजिशन मैं ये कह रहा हूं कि आप हुकूमत को टाइट करेंगे, सड़कों पे आ गई और धरने की सियासत और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर ले तो फिर ये हुकूमत क्या करेगी? या अच्छे बच्चे की तरह पेश आएं। नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। व्हाट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी इज कि ये मिलकर ऑपोजिशन को एतमाद में लेते हुए ये एक प्रॉपर जमहूरी प्रोसेस पे अमल करें। ये नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? वो स्ट्रेटेजी होगी जो 2009 में नून लीग की थी, या मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी होगी? देखिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी फेस करती आई है ट्रायल्स, कोर्ट और अदालतों के चक्कर तो फेस करना अलग बात है। मैं जानना चाह रहा हूं आप एहतजाज करेंगे, तसादुम में जाएंगे, या बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे? देखिए तसादुम तो पीपल्स पार्टी ने किया ही नहीं है कभी। तसादुम की सियासत तो हम चाहते ही नहीं है। हम तो पीपल्स पार्टी हैज सैक्रिफाइस फॉर डेमोक्रेसी इट्स लीडरशिप। हमने तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत जो है वो इतनी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए। हम क्यों तसादुम करेंगे? हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान में जितना नुकसान हुआ था, जितना एहतजाज हुआ था, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कानून हो वो और नवाज शरीफ साहब के पिछले दोनों अदवार में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के लॉन्ग मार्चेज और उनके एहतजाज सबको याद है। सबके लिए इक्वल चले ठीक है। मैं फैसल वाडा साहब, मुझे अगर पकड़ दकड़ करना है तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए जो लोग नाबजदा हैं उनकी भी पकड़ दकड़ हो। फिर देखिए ना बाबर रहमान साहब के ऊपर भी केसेस हैं। फिर ये तो नहीं हो सकता कि एक को आप जेलों में डाल दें और दूसरे जो है वो आजाद फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन फैसल साहब, जो मूड नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का, जो मोमेंटम को बना रहे हैं जरदारी साहब, हर शहर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी की सूरत में। कैसे आप निपटेंगे अगर पहिया रुक जाता है तो? क्या सिंध में गवर्नर राज भी लग सकता है? देखिए इमरान साहब, मैं आपको यहां बड़ा क्लियर और स्पेसिफिक बताऊं कि ये केसेस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं बनाए जरदारी साहब के खिलाफ। ये उन्हीं की दोस्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में केसेस बने हैं, और केसेस अपनी प्रोसेस में चलते रहे, और चलते चलते जब हमारे पास हुकूमत आई तो ये फाइनल स्टेजेस पे थे। हमारी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है एज गवर्नमेंट, एज पॉलिसी, कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। ये स्टैंडर्ड है, अप्लाइज टू ऑल, हर आदमी के ऊपर ये लागू है। अब उसके अंदर हम इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम इदारों को बोल नहीं सकते इसको टांग दो, इसको छोड़ दो, जैसे कि जस्टिस कयूम के दौरान नवाज शरीफ साहब करते रहे, या सैफुर रहमान के टाइम पे करते रहे। मैं कुछ और जानना चाहता हूं। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब को खुद अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है, आपके लोगों को भी पता है, मीडिया को समझ आ गई है कि ये गिरफ्तारी हो सकती है। उसके रिएक्शन पे आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सिंध को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर वो बिफर जाते हैं? उनकी हुकूमत है वहां पे, क्या गवर्नर रूल? देखिए इमरान साहब, ऑप्शन हो सकता है? देखिए इमरान साहब, पॉसिबिलिटीज दुनिया में और सियासत में हर चीज की है। किसी भी पॉसिबिलिटी को आप अंडरमाइन या माइनस नहीं कर सकते। ये तो सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मुल्क की सालवियत का मसला आ जाता है, तो क्यों नहीं हो सकता गवर्नर आज? लेकिन ऐसी कोई सूरत मुझे नजर आ नहीं रही है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रिटेलिएशन के ऊपर कोई चीज जा रही है। जरदारी साहब ने 11.5 साल पहले भी जेलें काटी हैं, और मैं ये भी समझता हूं कि वो समझौते करके ये तो आप उन्हीं का मौके बता रहे हैं। 11 साल वो तो ये तो वो खुद बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने 11 साल 11.5 साल जेल काटी। सऊदी अरेबिया नहीं जाएंगे 11। देखिए मैं उनकी जात के हिसाब से जितना मैं उनको समझता हूं या देखा है मैंने टीवी पे, उनको स्पोक्स पर्सन तो नाज बलोच साहब है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो जो मुंह पे कह रहे हैं वो पीछे मुकर के एक समझौता करके भाग जाएंगे मुल्क से सऊदी अरेबिया, और 10 साल बाद आएंगे और उनके बेटे का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा, या वो एक NRO का सिग्नल देंगे। अगर वो तो कह रहे हैं कि मेरे पे साबित होता तो मुझे 100 बिस्मिल्लाह कर लें, तो वो तो जो चीज कर रहे हैं और जो चीज करते हैं उसका बताते हैं। कम से कम उस आदमी को आप करप्शन में केसेस उसके ऊपर बना रहे हैं, और उसके ऊपर केसेस हैं उनके ऊपर, और उसका ट्रायल हो रहा है।
बट एटलीस्ट वो आप नवाज शरीफ साहब यानी की ये तरह लीडरशिप वो सब क्वालिटी काम आप नवाज नहीं शरीफ साहब कर में रहे। नहीं देखते। हैरत की बात है वैसे आपको नवाज जरदारी शरीफ साहब तो एक देखिए, जी मैं मियां जावेद लतीफ साहब का बहुत इसलिए एहतराम करता हूं जो इमरान साहब कि ये वो शख्स है जो मुश्किल वक्त में जब दुनिया गायब हो गई थी और बेगम कुलसूम साहब अकेली थी तो ये शख्स और राना सनाउल्लाह जैसे लोग वहां मौजूद थे, डंडे खा रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे। तो मैं एज सियासी वर्कर इनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, उनको फिर नहीं पता चलेगा, उनकी कोशिश है वो फिर कहीं एग्रीमेंट करके निकल जाएंगे। वो कोशिशें कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। वो हो अच्छा। इसलिए नहीं सकता हमारी गवर्नमेंट में कि हमारी गवर्नमेंट का पिलर ही नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स करप्शन। वरना तो अगर इमरान खान साहब की जगह कोई और होता तो एनआरओ पहले हो चुका होता। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मामला यह है कि आपका तो पिलर ही करप्शन है जिसके ऊपर आपने सारी इमारत खड़ी की हुई है, सारी सियासत खड़ी की हुई है। नवाज शरीफ और जरदारी गिरफ्तार हो गए तो आप क्या करेंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी मियां जावेद लतीफ साहब, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि दोनों ही करप्ट हैं, दोनों करप्शन करते हैं, लेकिन मियां साहब फेस नहीं कर सकते, भाग जाते हैं, और जरदारी साहब बहादुरी के साथ अपनी करप्शन को फेस करेंगे। क्या वो करप्ट ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो फेस करेंगे, मियां साहब नहीं करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है इमरान खान कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो दूसरे किसी मुल्क में हो और जेल काटने के लिए पाकिस्तान आया हो। ये और वो अपनी साथ बेटी को भी लेकर आया, जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी बाप की। ठीक। अब आ जाएं जहां तक करप्शन का तल्लक है, तो मैं एक अर्ज कर दूं कि ये बार बार ये करप्शन का जो राग इन्होंने पिछले 4-4.5 साल से लगाया हुआ है, मैं ये कहूँगा कि करप्शन एक माली होती है, एक सियासी होती है, एक अखलाकी होती है, किरदार की होती है, इख्तियारात का तजावुज़ होता है, और यहाँ तक कि आप अपनी डोमेन से निकल कर, हदूद से निकल कर कोई काम करते हैं तो वो भी एक करप्शन के जुमरे में आता है। मगर बदकिस्मती ये है कि ना आप माली करप्शन साबित कर सके, ना आप अखलाकी करप्शन साबित कर सके। मैं नहीं अब कहूँगा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बहुत सी करप्शन का जिक्र किया जा सकता है, मगर मैं ये अर्ज ज़रूर करूँगा कि जब से केस बना है, आप ये देख लें, ना ये केस बना है करप्शन का, ना मनी लॉन्ड्रिंग का, बल्कि केस क्या है कि 1937 से लेकर जो आपने कारोबार शुरू किया उसकी आप डिटेल बताएं कि ये पैसा कहां से कहां गया और कहां से वापस आया। और मैं ये भी अर्ज करता जाऊं इमरान खान, केस का फैसला तो होने वाला है ना 24 दिसंबर को, मगर अभी ये जो आप क्लिप सुना रहे थे फवाद चौधरी का कि ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, इन पर झटका इनको लगने वाला है। और भाई हमें इससे ज्यादा और झटका क्या लगना है? 2018 से पहले हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 साल से जो हमें झटके दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा झटका में क्या? जो हमारे पास था वो छीन लिया गया, अब हमारे पास देने को तो कोई चीज नहीं है, या हमारे पास क्या छीनेंगे और हमसे। मगर ये जरूर अर्ज कर दूं कि अगर आप यही रवैया रखेंगे और वही रवायत रखेंगे कि अपने मुखालफीन को दबाने की और एक जमात को लेकर चलने का जो तस्वर दिया जा रहा है कि और कोई जमात नहीं और कोई लीडरशिप नहीं, तमाम को खत्म कर दिया जाए, तो ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और ना आने वाली नस्लों के लिए। ठीक है मियां साहब, मैं एक सवाल मियां साहब आपसे और पूछना है। भाई आप अभी आपने करप्शन का तस्करा किया, नैब का आर्टिकल आप 9A पढ़ें, उसमें सिर्फ किकबैक्स को करप्शन नहीं कहते, उसमें सिर्फ पैसे वसूल करने को, रिश्वत लेने को, इन चीजों को करप्शन नहीं कहते, उसमें सिर्फ इख्तियारात से तजावुज़ को करप्शन नहीं कहते, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को भी करप्शन कहते हैं, असासे छुपाने को भी करप्शन कहते हैं, असासे साबित ना कर पाने को भी करप्शन कहते हैं, टैक्स अवेजन को भी करप्शन कहते हैं, ज़राए से ज़ायद आमदन होना, ये सारी चीजें भी करप्शन है। आप करप्शन की डेफिनेशन सिर्फ अपने मुताबिक करते हैं, ये बददियानती नहीं है सर? मैं इमरान खान, मैंने आपके कहने से पहले अर्ज किया कि करप्शन खाली माली करप्शन नहीं होती,
करप्शन अखलाकी भी होती है, लेकिन वो नैब में Corruption नहीं जो है। है इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल की भी होती है। मगर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं इमरान खान कि आज तक पिछले 4 साल से जो रौला डाला हुआ है करप्शन का, कोई एक चीज भी आज तक इन्होंने साबित की, नंबर 1, या केस बनाया। नंबर 2, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और आपकी वसातत से पूरी कौम के सामने ये बात वो तो आपने साबित रखना हम करना था। चाहते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद हमने एक FIR करवाई थी कि जब मार्शल लॉ परवेज मुशर्रफ का लगा तो शरीफ फैमिली का तमाम रिकॉर्ड जो है वो वहां से उठा लिया गया और वापस ना किया गया। फिर हमने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट में केस करने के बाद कुछ रिकॉर्ड जो है वो वापस हुआ, बाकी तमाम रिकॉर्ड परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने जो उठाया आज तक वापस ना किया जा सका। मियां साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं ये फ्लैट्स का, ये जो फ्लैट्स हैं, ये जो कंपनी है जिनका ये फ्लैगशिप कंपनी है, ये जो अल अजीजिया मिल है, ये सर इसके बाद की बातें हैं, ये बाद के रिकॉर्ड हैं। ये 2006 के अंदर आप कहते हैं आपने फ्लैट लिए हैं, आप उनके वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर पा रहे। ना आपको बात या आप मुझे समझा दें या मैं अर्ज करने की जसारत कर लूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, भाईजान 1900 आप जाके कोई जिस दिन ट्रायल हो रहे थे किसी एक दिन खड़े होके आप देखते कि 1937 से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे, जो आज 2000 के बाद कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगाई, किसी जगह काम किया, उसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उसका रिकॉर्ड जो है कोर्ट में पेश कर दिया गया और आज भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए गए हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि यार कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी तक आ रहे हैं कि उनके कारोबार को गंगाला जा रहा है, तो फिर ये तो कम से कम ऑन एयर कह देना कि कोई मनी ट्रेल, कोई करप्शन का, कोई इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा नहीं है, बल्कि उनके कारोबार को गंगाला जा रहा है। ये है उन पर केस, ये कहें ना फिर। ठीक है, मैं देखें मियां साहब मैं केस की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि वहां पे फिर कैलिबरी फॉन्ट आ जाता है, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहां पे कतरी खत आ जाता है जिसको आप डिनाई भी कर देते हैं। बहुत सारी चीजें आपके केस में ऐसी हैं जो आपके ऊपर आपने बोली और फिर आप उनसे डिनाई कर गए या उनसे आप पीछे हट गए, तो उसकी डिटेल वो अदालत को तय करने दें। जो जज फैसला देंगे सर वो आपके लिए भी काबिल कबूल होगा, हुकूमत के लिए भी होगा। लेकिन इमरान खान साहब आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर चुका हूं कि आज तक जो वहां बहस हुई, जो मुकालमा हुआ, जो रिकॉर्ड तलब किया गया, उसमें कारोबार के हवाले से उनको गंगाला गया। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 62-63 पर असासे छुपाने पर जहांगीर तरीन के लिए सजा और है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। देखिए मैं जो बात आपकी मियां साहब देखें, जो बात आपकी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है कि उनके रेफरेंसेस लैब में क्यों नहीं भेजे गए, देखेंगे ये बात जरदारी साहब के लिए और उनकी इनसाइड ट्रेडिंग के ऊपर क्यों नहीं भेजे गए, खान के लिए, अलीमा खान के लिए, ये बात से मियां साहब देखें, सही और गलत के बीच में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। जो बात आपकी दुरुस्त है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जहांगीर तरीन साहब के मामले में आपके तहफुजात हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके अलीमा खान साहबा के मामले में तहफुजात हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके तहफुजात जो है वो अलीम खान या चौधरी परवेज अली के बारे में तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर जो केस है मियां नवाज शरीफ साहब का, सर बड़ा क्लियर है, उसके अंदर भी कोई इबहाम नहीं है और उसको क्लियर ही रहने दें। वो अदालत को ही आप फैसला करने दें। जो इमरान खान के हवाले से है उसको क्यों नहीं दुरुस्त कहते आप? कौन सा वाला? बाकी के लोगों का नाम ले रहे हैं, मेरे तो तहफुजात ही जो हैं वो इमरान खान के हवाले से हैं। कौन सा केस सर? केस बता दें, केस बता दें। मैं अर्ज करता हूं, जो 62-63 का जो केस ट्रायल हुआ आला कोर्ट में, जहांगीर तरीन का और इमरान खान का सेम केस था और एक ही वक्त में ट्रायल हो रहा था। एक को सजा हो गई। सर आप केस पढ़ रहे हैं मियां साहब, आप कतरी खत लेके आए थे और आप पढ़ ले, मैंने तो और मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तो मेरा कोई वो ताल्लुक नहीं है, ना मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूं। फैसल वाडा साहब ही आपको बताएंगे कि इमरान खान ने क्या दिया था और नवाज शरीफ ने क्या नहीं दिया था। मुझे इमरान खान मुझे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद
वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल वाडा साहब, कहानी वहीं पे खड़ी है कि इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब सबके साथ, जरदारी साहब सबके साथ अलग अलग किस्म का इंसाफ हो रहा है। और एक आबिद शेर अली साहब बड़े मोहतरम रुकन कौमी असम्बली साबिक और वजीर भी रहे हैं, वो आजकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं बाहर लंदन से आपके खिलाफ। पहले उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद क्योंकि वो तशरीफ नहीं ला सके, उनके साथ रब्ता हमारा नहीं हुआ, वो आप सुनिए कि आबिद शेर अली साहब आपके बारे में क्या कह रहे हैं, फिर आप जरूर उस पर रिस्पॉन्ड करें। सुनवा दें जी थोड़ा सा। ये लंदन का सबसे महंगा तरीन एरिया है और देखें ये हाइड पार्क है। इस प्रॉपर्टी की कम से कम कीमत 4 मिलियन पाउंड है। जो फैसल वाडा, जो इमरान खान की ATM मशीन, जिसने इमरान खान से ये NRO लिया है इस प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए, और ये प्रॉपर्टी चाइना कटिंग कराची में करके और कराची में भत्ते के पैसों से ये प्रॉपर्टी ली गई और मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे लंदन में शिफ्ट किए गए। लंदन का बहुत महंगा तरीन ये एरिया है। यहाँ पे एक अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 5 से 6 मिलियन पाउंड के करीब है। ये यहाँ पर फैसल वाडा की एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उसकी रिहाइश है। ये देखें, ये सामने जहाँ पे मैंने हाथ किया है, मैं मेडावेल स्टेशन एल्गन एवेन्यू, जो एक और फैसल वाडा की प्रॉपर्टी है 292 एल्गन है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये तो कम से कम 7 से 8 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा इसकी मालियत है और ये लंदन का महंगा तरीन एरिया मेडावेल। और ये आपने बताना होगा कि ये पाकिस्तान का पैसा, कराची के लोगों का पैसा, भत्ते का पैसा आप कैसे लंदन में लेकर आए? आप क्या, आपके जो बुजुर्ग हैं, क्या वो ईस्ट इंडिया के डायरेक्टर थे या टाटा फैक्ट्री के मालिक थे? आप एक सड़क छाप थे, सड़क छाप से आप अरबपति कैसे बने? मैं तो रसीदें मांग रहा हूँ भाई। फैसल वाडा, अगर ये थोड़े दिन और रहे तो पूरा लंदन आपका हो जाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं छूटेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा कुछ आपके खाते में पड़ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि भत्ता, फिर चाइना कटिंग और अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के बाद आपको भी ATM खान साहब की करार दे दिया है आबिद शेर अली साहब ने। आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप जरूर करें, क्योंकि वो तो उनका तो चल रहा है हर तरफ। देखिए इमरान साहब, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए सर, एक मेरा भी झगड़ा ये नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि ये एक पागल आदमी है। एक पागल आदमी का काम होता है कि वो 5 दिन बगैर नहाए, रात को 3 बजे खुद कह रहा है बारिशों में घूम फिर के हर बिल्डिंग के बाहर जाए के मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों को इकट्ठे बिठा के भी बात करूं, कोशिश करूंगा। सर मेरी बात सुन लेता सर जी। देखिए बकिंगम पैलेस के बाहर वो खड़ा हो जाए पागल और कहे वो ये, मैं थोड़ा पार्लिमानी, तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं जी? सुने ना सर, नहीं सर मुझे आप कैसी बातें कर रहे हैं इमरान साहब? पागल को मैं पागल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? दूसरी चीज ये कि जो चीजें दिखा रहा है वो मैंने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर की है, ठीक है? उसने कोई हीरोगिरी की, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ना पढ़ सकता है अंग्रेजी, ना उर्दू लिख सकता है, और मामून नवाज शरीफ के टुकड़ों में पलता है। उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो मुझे ये आके कहे कि ये मैंने छुपाया था, ये प्रॉपर्टी है, फैसल ने चोरी की, डिक्लेयर नहीं किया, ये मैं लाया हूं, मैं कहूंगा जी मैं वजारत छोड़ता हूं, जेल जाता हूं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दिखाई है, ये आपके एसेट्स में डिक्लेयर्ड है? ये आपके डॉक्यूमेंट से पढ़ के उन्होंने एड्रेस जाके वो दिखाई है? एड्रेस भी नहीं दिखा सका है सर। वो बिल्डिंगों के बाहर पागल दीवानों की तरह घूमता फिरता है। नहाए बगैर एक आदमी पागल हो गया है। आपको कैसे पता कि नहाए बगैर को? वो आप उनको आने दें मेरे ख्याल में। सर ये जो बाकी बातें हैं उनके सामने करेंगे, आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की बात करें। इमरान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा ना कि आप मुझे किसी चीज पे चैलेंज करते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा ना कि मेरी 100 रुपए की चीज मैं आपको दूंगा, आप अगर हार गए तो क्या देंगे मुझे? 10 रुपए देंगे मामू से मांग के या 100 रुपए देंगे? क्योंकि आपकी तो कोई हैसियत नहीं। और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इसी पागल आदमी ने इल्जाम लगाया था कि वो कातिल है, बत्ताखोर है, इनके वालिद ने भी लगाया था। तो मैं किस बात को मानूं? और प्लस ये कि वो चीज निकाल के लाए जो मैंने डिक्लेयर ना की हो तो मैं मानूं हीरो है। एड्रेस भी नहीं पढ़ सकता ये। तो ये पागल आदमी को मैंने कहा है मेरे पैसे दिए, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन मैं फिर भी आबिद शेर अली साहब को कहूंगा, हमारा प्लेटफॉर्म ये वाला हाजिर है
और फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपके सामने बैठ के अगर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सारी लीगल और उनकी सारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये चीजें आप क्लेम कर रहे हैं। तो फिर अगर डिक्लेयर्ड है तो फिर कैसे बनी, क्या हुआ, आप सामने बैठ के बात कर सकते हैं। आपके पास ये प्लेटफॉर्म और ये ऑप्शन मौजूद रहेगा। मैंने आज भी आपको मैसेज किया था, मेरी टीम भी आपसे रब्ता कर रही थी, वापस तो आपने आना है इंशाल्लाह, तब कर लेंगे। लेकिन नाज बुलु साहबा, मैं आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूं बड़े अहम एक और इशू पे कि अब अगर गिरफ्तारियां करीब आ गई हैं जो कि नजर आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। PMLN ने हिकमत अमली भी एक तैयार की है, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक, कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या करेंगे। जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बारे में भी हिकमत अमली तैयार हो गई है, उसकी खबर बाकायदा छप चुकी है। अब दिन बहुत कम रह गए हैं मुबैना तौर पे, तो क्या ये दोनों लोग मिलने वाले हैं, कोई मुश्तरका लाएअमल बनाने वाले हैं? क्योंकि मिले बगैर तो दोनों की दाल नहीं गल सकती, और एक टेलीफोन की खबरें भी आई और तरदीद भी हुई। देखिए, अगर 1 बाय 1 ऑपोजिशन की तमाम जमातों के लीडरान को इस तरीके से पाबंद सलासल कर दिया जाएगा, सबको जेलों में डाल दिया जाएगा, और सेलेक्टिव जस्टिस का सिस्टम जो है वो जिस तरीके से ये हुकूमत करना चाह रही है ये करेगी, तो फिर तो देखें बात यह है कि ऑपोजिशन क्यों ना फैसले तो अदालतों ने करने साथ बैठे, जबकि नहीं जी सॉरी, फैसले तो अदालतें करेगी ना, हुकूमत का क्या सवाल कर रहे हैं आप? फैसले तो अदालत करेगी। नहीं देखिए, बात यह है ना कि मैं गुजारिश कर लूं, या तो आप कहिए आपको अदालतों पे ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं मैं नैब के दफ्तर गया हूं, उस्मान डार साहब कहते हैं मैं नैब के दफ्तर गया हूं और वहां जाके मैं फाइलें चेक करके आया हूं कि ख्वाजा आसिफ की बहुत जल्द बारी आने वाली है। एक कंप्लेनेंट किस तरीके से उनके पास एक्सेस है कि वो जाके कंप्लेनेंट भी वही हैं और वही उनके बारे में जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ख्वाब उन्होंने देख ली है, वो कह रहे हैं कि जी 2 दिन बाद ये होने लगा है या 1 हफ्ते बाद होने लगा है। अच्छा, फवाद चौधरी जो बयानात दे रहे हैं 2 दिन के बाद नैब के चेयरमैन भी वही बातें करते हैं, फिर हुकूमत के लोग जो है जिस तरीके से नैब चेयरमैन से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो ये चीजें साबित कर रही हैं कि बायसनेस तो है, इट इज देयर इन द एयर, सब देख रहे हैं। What has to be done is कि हुकूमत को संजीदगी के साथ बजाय इंतकामी कार्रवाई के और अग्रेसिव मोड के, आई थिंक इट इज टाइम कि हमें पाकिस्तान की खिदमत का जो वादा करके अवाम से आए हैं सब मिलकर एक दूसरे को एक्सेप्ट तो करें। यहाँ पे जो है रवैया ये रख रहे हैं कि जी एक तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, बिकॉज द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स क्रिकेट टर्मिनोलॉजी मोर देन पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए पिच भी मर्जी की, क्राउड भी मर्जी की, जिस जहां पे आप चाह रहे हैं मैच भी अपनी मर्जी का खेल, फिर आप कह रहे हैं कि जी फील्डर भी कोई ना हो। तो ये जो सोलो फ्लाइट का एटीट्यूड है, मैच भी 2 टीमों के साथ खेली जाती है, तन्हा तो कोई मैच नहीं खेलता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पूरी ऑपोजिशन जेल में चली जाए और हम पे जो है जो हमारे साथ आ गए वो उनके नैब के केसेस बंद होंगे और पूरी ऑपोजिशन के ऊपर एक एक करके उनको मलाइन करके। तो व्हाट इज नया पाकिस्तान? चले इसका जो है ना, इसका ये जानना बड़ा जरूरी है। ये आपका नुक्ता जो है वो इंपॉर्टेंट है और फैसल वाडा साहब से इसका जवाब हमें लेना है। फैसल वाडा साहब से इसका जवाब हमें लेना है और ये जानना भी है कि आपको पता कैसे चलता है, आपके पास खबरें कैसे आती हैं। हम खबरें ढूंढ के थक जाते हैं, हमारा तो काम ही ये है, हम तो खबरें ढूंढने की, हमें तो यानी इसकी आदत है और यही हमारा काम है, यही हम करेंगे। लेकिन आपके पास बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट फाइल्स और नैब के अंदर क्या होने जा रहा है, उस्मान डार की एग्जाम्पल, फवाद चौधरी की एग्जाम्पल, आज फैसल साहब कह रहे थे, मैं आपके दोस्त दूसरे फैसल साहब की बात कर रहा हूं, वो भी आज कह रहे थे फैसल जावेद की गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो ये चीजें जब आप पहले बताते हैं और बाद में होती हैं तो उससे शक पैदा होता है और अपोजिशन के पास जवाब पैदा होता है कि हुकूमत इदारों के साथ मिलकर उनको दीवार के साथ लगा रही है। फैसल वाडा साहब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल वाडा साहब, आपके कुछ लोग अगर खामोश रहें या बोलते रहें और खास इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जबान पे ना लाएं तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। यानी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोग देते हैं उससे तो यही लगता है कि आपको सब पता होता है कि क्या होने वाला है और वो हो भी जाता है। देखिए इमरान साहब, एक तो होती है असेसमेंट कि एक आदमी ने गलत काम किया, और जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, कई दफा आपको पता होता है कि किसकी पोजीशन भारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो कई करतूतों के अंजाम लोगों को पता होते हैं, तो वो तो स्पेकुलेशन होती है और वो स्पेकुलेशन के तहत
चीजें बाहर भी आती। दूसरी चीज ये कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो खबरें भी आप तक आती हैं। आप गवर्नमेंट के मातहत बहुत सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपको एज जर्नलिस्ट बहुत सारी डिटेल और फैक्ट बिफोर टाइम मिल जाती हैं, तो आपकी फंक्शनल गवर्नमेंट के पास मशीनरी होने के बाद भी चीजें ना पता हो, ये कैसे पॉसिबल है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम तो स्पेकुलेट जब से हमने सियासत की तब से हम कर रहे हैं कि ये भी डाकू हुआ, वो भी चोर है, उसका भी करतूत गलत है। वो अगर चीजें आ रही है 10-10 साल 12-12 साल 20-20 साल बाद, तो सर आप उसको ये सर ऐसी स्पेकुलेशन आपने की है, 15-20 साल से ऐसी किया आपने। वो गवर्नर सिंध ने गाना गाया नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, आपने स्पेकुलेशंस की हैं। तो इस तरह तो किसी ने भी नहीं की सर पाकिस्तान। अगर नहीं, लेकिन इमरान साहब अगर एक आदमी का जुर्म के तहत उसकी अडियाला जेल ही डेस्टिनेशन है तो आप क्या करेंगे? मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैंने अपने तो मेरा अंजाम क्या होता? आप स्पेकुलेट करते कि फारिग हो जाएगा। ठीक है फैसल साहब। जी मियां साहब क्विकली मुझे रिप्लाई करें, टाइम कम है। आप मुतमईन हो गए जवाब से? मैं गुजारिश कर दूं कि आप ये देखें कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में हम हैं इसलिए हमें सब कुछ पता होता है, तो जब हम गवर्नमेंट में थे हमें तो कुछ पता नहीं था, इसलिए कि हमें अपने बारे में पता नहीं चल रहा था कि हमारे बारे में क्या फैसले आ रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है। करप्शन को लीगल किया हुआ था। सब सारे जो कुछ पता चल रहा है वो हुकूमत में होते हुए नहीं, किसी और वजह से पता चल रहा हो, ये मैं नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं कि करतूतों से पता चल रहा होता है, असेसमेंट होती है, वो ये कह रहे हैं। इन फैसल वाडा मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं ये अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मगर मुझे ये इल्म है कि थर्ड अंपायर की जब बात की जा रही थी तो इनको पता था कि थर्ड अंपायर कौन है, हमें आज तक नहीं पता चला। इनको गवर्नमेंट होता है तो सबको होता है, बोलता कोई है। चल रहा है, जब अपोजिशन में थे तब भी थर्ड अंपायर का इनको पता था। ठीक जी, मैं भी बताया था वाडा साहब क्विकली रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, बिल्कुल खत्म हो रहा है। थर्ड अंपायर हमारे लिए पहले भी अल्लाह मियां था, आज भी अल्लाह मियां है, कल भी अल्लाह मियां होगा। अच्छा वो तो भी मानती है ना अल्लाह को, तो लेकिन देखें फैसल वाडा साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको आइडिया था कि क्या चल रहा है, ये तो सबको आइडिया था क्या चल रहा है। कोई भी पता सबको होता है, बोलता कोई है, बताता कोई है। लेकिन जो आपका असेसमेंट वाली बात है वो उसमें थोड़ी जान है जरूर, कि आपको आइडिया हो जाता है, चीजों को पता चल जाता है। यानी बाद औक़ात तो हम मीडिया से भी पहले चल जाता है, हम तो सोर्सेज बनाते रहते हैं खबरें निकालने के लिए, पता नहीं कहां पापड़ बेलते हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ने तो हुकूमत भी करनी है और 100 काम करने हैं, लेकिन आपको पता चलता है जिस पे अपोजिशन, अगर आपको पता चलता है आप ना बताएं, आपके बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।